नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लोकसभा में सभी दलों की तरफ से मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से हिंसा से दूर रहने, अमन कायम रखने की अपील की गई। आज पहली बार होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर खुलकर बात की। आज पहली बार मणिपुर का सच सामने आया। विपक्ष ने पूछा था कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, सरकार क्या कर रही है। अमित शाह ने इसका जवाब डिटेल में दिया। विपक्ष की तरफ से पूछा गया था कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटाया क्यों नहीं गया। अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने इल्जाम लगाया था कि सरकार तमाशा देख रही है, मणिपुर जल रहा है, अभी भी वहां हिंसा हो रही है। इस पर अमित शाह ने पूरे फैक्ट्स सामने रखे। विरोधी दलों के नेताओं ने कहा था कि बीजेपी मणिपुर पर राजनीति कर रही है। इस पर भी अमित शाह ने बताया कि राजनीति कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। अमित शाह लोकसभा में 2 घंटे बोले। क्योंकि चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर थी, इसलिए उन्होंने मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल की बात की, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस के जमाने के घपले घोटाले याद दिलाए, यूपीए को नाम बदलना क्यों पड़ा इसकी बात की, और आखिर में करीब आधे घंटे तक मणिपुर के हालात के बारे में सारा डिटेल देश के सामने रखा। क्योंकि आज ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया था, इमोशनल अंदाज में कहा था कि मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी गई है, बीजेपी ने हिंदुस्तान की हत्या की है। इसका भी जवाब अमित शाह ने दिया। राहुल ने क्या कहा था, अमित शाह ने कैसे पलटवार किया, ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं मणिपुर पर अमित शाह का जवाब। अमित शाह ने आज बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ लफ्जों में कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, वो सभ्य समाज पर कलंक है, धब्बा है। लेकिन सरकार खामोशी से नहीं बैठी थी। 3 मई को हिंसा हुई और अगले 24 घंटे में सरकार ने क्या क्या किया, इसका पूरा ब्यौरा भी अमित शाह ने आज लोकसभा के सामने रखा। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर। परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया। 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। अमित शाह ने विपक्ष के सवाल का जवाब तो दे दिया कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को बदला क्यों नहीं गया, हटाया क्यों नहीं गया। होम मिनिस्टर ने माना मणिपुर में हालात काफी खराब थे, लेकिन अब बेहतर हैं। लेकिन यह स्वीकार किया कि शांति अभी भी नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार पूरी निगाह रख रही है। चर्चा के दौरान विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इल्जाम लगाया था कि मणिपुर में हिंसा 3 मई को हुई और एक्शन 2 महीने के बाद 19 जुलाई को शुरू हुआ।
विरोधी दलों के नेताओं का कहना था कि अगर महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी का वीडियो सामने ना आता तो सरकार उस वक्त भी सोती रहती। इंटरनेट कनेक्शन में अमित शाह ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। होम मिनिस्टर ने कहा, यह सही है कि जिस दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाला वो वीडियो आया, उससे पहले इस तरह की दरिंदगी की जानकारी उनके पास नहीं थी। लेकिन वीडियो सामने आने के कुछ ही वक्त बाद सरकार ने उन सभी दरिंदों को पकड़ लिया, जेल भेज दिया जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इल्जाम लगा सकता है, लेकिन वीडियो घटना के 77 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने के ठीक पहले क्यों आया, इसकी टाइमिंग पर भी गौर करने की जरूरत है। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो। फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा की शुरुआत करते वक्त कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी मणिपुर पर हिंसा पर सियासत कर रही है। प्रधानमंत्री मणिपुर गए नहीं, मणिपुर पर बोले नहीं और विपक्षी बात सुनने को तैयार नहीं है। गौरव गोगोई ने कहा था कि राहुल गांधी सबसे पहले मणिपुर के लोगों का दर्द बांटने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस पर भी सियासत की। अमित शाह ने गौरव गोगोई को जवाब दिया, बता दिया कि मणिपुर की हिंसा पर सियासत कौन कर रहा है, आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है और राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से कैसे नुकसान हुआ, इस दौरे को कैसे राजनीतिक स्टंट बनाने की कोशिश की गई। मान्यवर, 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊँगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी? हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था,
भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहां की, पर जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है। मणिपुर के मामले में सियासत तो हुई। अच्छी बात है कि आज पूरे सदन ने मिलकर मणिपुर के लोगों से, दोनों समुदायों से शांति की बात की। लेकिन मणिपुर के मामले में जिस बात ने पूरे देश को सबसे ज्यादा परेशान किया, वो महिलाओं के साथ शर्मनाक व्यवहार का, दर्दगी का वीडियो था। इस वीडियो ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। आज अमित शाह ने बताया कि पुलिस को वो वीडियो तब मिला जब वो पब्लिक के सामने आ चुका था। इससे पहले सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अमित शाह की बात कन्विंसिंग लगी। मैं कहूंगा कि आज अमित शाह ने मणिपुर के मामले में अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, हाथ जोड़कर शांति की अपील भी की। मणिपुर को लेकर एक बड़ा सवाल यह था कि इतना कुछ होने पर भी चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं हटाया गया। अमित शाह ने बताया कि बीरेंद्र सिंह पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार के डायरेक्शंस पर काम कर रहे हैं और शांति स्थापित करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए सीएम को बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि अमित शाह ने माना कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हालात काबू से बाहर चले गए थे, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर खामोश क्यों रहे। पिछले कई हफ्तों से विपक्ष ने माहौल बनाया कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर कुछ इसलिए नहीं बोले क्योंकि उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है। अमित शाह ने आज बता दिया कि नरेंद्र मोदी रात रात भर मणिपुर को लेकर किस कदर परेशान रहे, होम मिनिस्टर को गाइड करते रहे, सवाल पूछते रहे। अमित शाह ने यह भी गिनवा दिया कि पहले जब जब इस तरह की हिंसा हुई, जब जब इस तरह से हालात खराब हुए, तो पार्लियामेंट में कभी किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर भी बोलेंगे। ये सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि विरोधी दल अगर पहले ही दिन अमित शाह को मणिपुर पर बोलने देते तो बात इतनी नहीं पड़ती। अब जब नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे तो यह जवाब विपक्ष को काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस पार्लियामेंट में मोदी जैसा प्रभावी वक्ता और कोई दूसरा नहीं है। आज सुबह जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार पर अटैक किया, उसके बाद लगता था कि अमित शाह राहुल गांधी पर हमला करेंगे, लेकिन अपने 2 घंटे के भाषण के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम सिर्फ 1-2 बार लिया, वो भी राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर। हालांकि इससे पहले भी अमित शाह ने राहुल पर अटैक किया, लेकिन बिना नाम लिए। अमित शाह ने कलावती की याद दिलाई, कहा एक बार एक नेता की 13 बार लॉन्चिंग की कोशिश हुई, सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर। अमित शाह ने कहा कि अब तो वो कलावती भी मोदी पर भरोसा करती हैं, जिनके घर जाकर कांग्रेस के युवराज ने खाना खाया था, उसका दर्द लोकसभा में बयान किया था। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो,
इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है। अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम एक बार लिया और राहुल गांधी ने भी आज सुबह अपने भाषण के दौरान अमित शाह का नाम एक ही बार लिया। उन्होंने कहा मोदी दो ही लोगों की सुनते हैं, एक अडानी और दूसरे अमित शाह। आज अविश्वास प्रस्ताव पर डिबेट के दूसरे दिन जब राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो सबको लगा वो मणिपुर से अपनी स्पीच की शुरुआत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा की तरह अपनी बात अडानी से शुरू की। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आज अडानी पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, अडानी का नाम नहीं लेंगे, इसलिए बीजेपी के लोग रिलैक्स कर सकते हैं, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिछली बार जब मैं बोला कि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ हमेशा अडानी पे मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने बहुत देर तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बात की, भारत जोड़ो यात्रा के किस्से सुनाए और उसके बाद वो मणिपुर के मुद्दे पर आए। मणिपुर के नाम पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि वो कुछ दिन पहले मणिपुर के लोगों का दर्द बांटने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री को आज तक मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि मोदी चाहते ही नहीं है कि मणिपुर में हिंसा रुके, अमन कायम हो। इसके बाद तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को देशद्रोही कहा, गद्दार कहा, भारत माता का हत्यारा कहा और न जाने क्या क्या कहा। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर के टुकड़े कर दिए, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर दी, मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी। आप भी सुनिए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर, ऐसे समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी,
उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। राहुल गांधी ने मणिपुर के बारे में जितना कुछ कहा उसका ज्यादातर हिस्सा मैंने आपको सुनवा दिया, लेकिन अपने भाषण के अंत में राहुल गांधी एक बार फिर अडानी और अमित शाह पर आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी और कहा जिस तरह रावण सिर्फ मेघनाद और कुंभकर्ण की बात सुनता था, उस तरह प्रधानमंत्री सिर्फ दो लोगों की, अडानी और अमित शाह की बात सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर। राहुल गांधी को करारा जवाब दिया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी के चुनाव में हराया था, लेकिन स्मृति का जवाब सुनने के लिए राहुल सदन में रुके नहीं, वो बाहर निकल गए। लेकिन इससे स्मृति के तेवरों पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी को कसकर जवाब दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत अडानी के नाम से की थी और भाषण अडानी के नाम पर खत्म किया। इसलिए स्मृति ईरानी ने अडानी के इशू पर भी राहुल गांधी को जवाब दिया और कांग्रेस का पूरा इतिहास याद करवा दिया। स्मृति ने पूछा, कांग्रेस की सरकार ने अडानी को 70,000 करोड़ का लोन क्यों दिया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अडानी के साथ हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के विरोध के बावजूद अडानी को माइनिंग के प्रोजेक्ट क्यों दिए? ये तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा,
किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूँ, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूँ। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। राहुल गांधी ने कहा था कि मणिपुर में मोदी सरकार ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत की मां की हत्या की बात कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं और इस पर कांग्रेस के नेता ही ताली बजा सकते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर न टूटा है न टूटेगा, मणिपुर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। स्मृति ने कहा कि आज लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्हें उस वक्त भारत मां क्यों नहीं दिखाई दी जब 1984 के सिख विरोधी दंगों में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, उनके बच्चों को उनके सामने जिंदा जलाया जा रहा था। भारत मां की बात करने वालों को तब भारत माता की चिंता क्यों नहीं हुई जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किए जा रहे थे? पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India. हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को आर्टिकल 370, कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की याद दिलाई। स्मृति ईरानी ने कहा जो भारत माता की बात कर रहे हैं उन्हें ये याद नहीं है कि पंडित नेहरू ने आर्टिकल 370 लागू करके कश्मीर की बेटियों को
उनके हक से महरूम रखा। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की बेटियों को उनके हक दिलाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अब कह रही है अगर उसकी सरकार बनी तो कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 लागू होगा, लेकिन ये कांग्रेस का सपना है और सपना ही रहेगा। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी। इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो तो अब इतिहास का हिस्सा है। स्मृति ईरानी ने आज की भी बात की। स्मृति ने कहा कि राजस्थान में 14 साल की लड़की को गैंगरेप के बाद जलती भट्टी में डाल दिया। भट्टी में डालने से पहले उसे काटा गया। बंगाल में 60 साल की बुजुर्ग से उसकी नाती के सामने रेप हुआ। राहुल गांधी को ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से 2 महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ। कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते। जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसेकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस के एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब। 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है, ना इंटेलिजेंस दे रही है। कोकराझार की बात करते हैं कि मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबड़ी में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता। स्मृति ईरानी की बात सही है कि मणिपुर में जो दंगे हुए, मणिपुर में जो जुल्म हुए, उसकी बात तो सबने की, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने राजस्थान की, पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़ की बात नहीं की।
इसीलिए स्मृति ईरानी को मौका मिला राहुल गांधी पर जोरदार हमला करने का। उन्होंने कांग्रेस के जमाने में हुए दंगों की पूरी लिस्ट गिना दी, कांग्रेस के जमाने में घोटालों की लिस्ट भी सामने रख दी और पूछा उस वक्त राहुल गांधी को भारत माता की फिक्र क्यों नहीं हुई। हालांकि आज राहुल गांधी जिस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे थे उससे लगा कि वो हेडलाइन बनाने आए थे, लेकिन उनके डायलॉग के बजाय सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी एक हरकत की। राहुल गांधी की इसी एक हरकत पर काफी हंगामा हुआ। आरोप यह लगा कि राहुल गांधी ने सदन से जाते वक्त महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया। कुछ एमपीज ने यह बात स्मृति ईरानी को बताई, इसलिए स्मृति ईरानी ने गांधी नेहरू परिवार के संस्कारों पर ही सवाल उठा दिए। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी की इस हरकत पर महिला सांसदों ने सख्त एतराज जताया। बीजेपी के एमपी शोभा करंदलाजे ने करीब 20 महिला सांसदों के साथ मिलकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। शोभा करंदलाजे ने कहा कि सदन में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सदन में बैठकर आंख मारी थी, अब फ्लाइंग किस दे रहे हैं, इसलिए इस बार तो एक्शन होना ही चाहिए। पहली बार सदन में ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। सब सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं, कभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इंडिसेंट, totally inappropriate and totally misbehaving with women members. It is unacceptable. That's why we complained Speaker today and take stringent action. बीजेपी ने राहुल की इस हरकत को बड़ा इशू बनाया। बीजेपी के एमपी राजेंद्र अग्रवाल ने कहा अगर राहुल ने इस तरह की हरकत सदन के बाहर की होती तो उनके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज होता और 3 साल की सजा होती। देखिए, बड़ा शॉकिंग और बड़ा चिंताजनक। राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं है, 4थी बार के सांसद है, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता, उनसे जिम्मेदारी के व्यवहार की अपेक्षा होती है। लेकिन आज उन्होंने जो फ्लाइंग किस फेंका महिला सांसद जो मंत्री भी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यदि संसद को उनको इम्यूनिटी हासिल है, क्या करेंगे? अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी या शिकायत पर क्या करेंगे, तो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यदि बाहर होता है तो उसमें जहाँ तक मेरी जाती धारा 354 लगती है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान। आप किसी महिला को तो शिकायत करते। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लगे इल्जामात को बेबुनियाद बताया। चूंकि स्मृति ईरानी ने इस मामले में राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने स्मृति ईरानी पर जवाबी हमला बोला। स्मृति को ड्रामेबाज, महिलाओं पर कलंक, मंत्री के नाम पर धब्बा बताया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा यह सब इल्जाम राहुल गांधी की स्पीच से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है।
आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़, मैदान यही है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी मां कहते हैं। और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। अगर आपकी, आपके समुदाय विशेष की वजह से हत्या होती है तो भारत माता की हत्या है, वो गलत है। और अगर भारत माँ में आर्मी और पुलिस के बीच में लड़ाई मची है तो और क्या खंडन होगा? आप दो समुदायों को आमने सामने आज खड़ा नहीं कर सकते मणिपुर में। एक भारत की बात करते थे, दो मणिपुर के टुकड़े कर दिए हैं। इस देश के टुकड़े करने वाले नरेंद्र मोदी और इनके ये बेशर्म मंत्री हैं। लेकिन राहुल की फ्लाइंग किस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंटरेस्टिंग बात कही। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी राहुल से नफरत करती है, इसलिए उनके प्यार भरे जेस्चर पर भी बीजेपी के नेताओं को गुस्सा आ रहा है। किस बात की आपत्ति है? आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर एज एन अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है, इतनी नफरती आवाज़ें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं, और वो एज अ जेस्टर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग को चिड़ मच रही है, वो आपकी दिक्कत है। सर, मैडम आप वहाँ थी और क्या आपने देखा कुछ? नहीं, मैंने तो बस ये देखा उनको स्पीच के समय पे कितने मंत्री जन खड़े होकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी आवाज़ रख रहे थे, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कह रहे थे। वो भारत माता के बारे में कह रहे थे, वो मणिपुर के बारे में कह रहे थे। और जाते जाते में वो जो तीखी बहस हो रही थी, उन्होंने बस एज अ जेन्युइन अफेक्शन उन्होंने ऐसे कर बाहर गए हैं। मुझे नहीं पता इसमें आपत्ति क्या है। आप कोई भी युवा नेताओं से पूछ लीजिए, युवाओं से पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है जितनी इनको हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में थोड़ा सुधार हुआ था। उनके बयान भी ठीक ठाक आने लगे थे और मुझे लगा था कि वो बदल गए हैं। पर आज लोकसभा में राहुल का भाषण सुनकर लगा न वो बदले हैं न बदलना चाहते हैं। आज भी मोदी और अडानी उनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। मणिपुर पर राहुल के भाषण ने जरूर चौंकाया। भारत माता की हत्या, मणिपुर के टुकड़े, सरकार देशद्रोही, ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर वामपंथी इस्तेमाल करते हैं। ये कांग्रेस की भाषा नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है। लेकिन राहुल ने ऐसे सारे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया, उन्हें बार बार रिपीट किया। राहुल से रिलेटेड दूसरा हिस्सा था उनकी फ्लाइंग किस का। इसे बीजेपी के महिला सांसदों ने बड़ा इशू बनाया। इस हरकत की क्रेडिबिलिटी इसलिए हो गई क्योंकि एक बार पहले राहुल गांधी ने संसद में मोदी को गले लगाने के बाद आंख मारी थी। इसीलिए लगा राहुल न पहले इश्यूज को लेकर सीरियस थे और न अब। वो सारी बातें इफेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसलिए भी लगा कि राहुल न बदले हैं न बदलना चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइंग किस को इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं थी। इसे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सामान मानकर इग्नोर कर देना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए और राहुल से जंग पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर लड़ी जानी चाहिए। वो इसके लिए पूरा स्कोप देते हैं, मसाला देते हैं। इसीलिए कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लोग चाहते थे राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलें और उनको जवाब देने का मौका मिले। राहुल गांधी ने आज शाम को राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मानगढ़ धाम में एक बड़ी रैली को एड्रेस किया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों उनके साथ मंच पर मौजूद थे। हैरानी की बात है कि राजस्थान में भी राहुल ने मणिपुर की बात तो की। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा, लेकिन राजस्थान में हुई रेप की घटनाओं पर वो खामोश रहे। उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार की तारीफ की, राजस्थान सरकार की योजनाएं गिनाई। गहलोत भी बगल में बैठे थे। गहलोत बहुत दिन के बाद किसी पब्लिक फंक्शन में दिखाई दिए थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है। लेकिन राहुल की रैली थी, इसलिए गहलोत वॉकर की मदद से मुश्किल से चलकर इस रैली में शरीक हुए। अशोक गहलोत ने भी मणिपुर की बात की। मणिपुर से राजस्थान की तुलना करने को लेकर नरेंद्र मोदी पर नाराजगी भी जताई, लेकिन न वो भीलवाड़ा की घटना पर बोले, न अलवर पर कुछ कहा।
अलवर में 10 दिन पहले ही एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप हुआ था। भीलवाड़ा में 1 हफ्ते पहले एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप और मर्डर करने के बाद उसे कोयले की भट्टी में जला दिया गया था, जिसका जिक्र आज स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में किया। एक दिन पहले सचिन पायलट भीलवाड़ा गए थे। भीलवाड़ा की घटना पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी, लेकिन आज राहुल के सामने सचिन पायलट ने भी भीलवाड़ा की घटना पर चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोले। बीजेपी के नेता बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को मणिपुर की महिलाओं की पीड़ा दिखती है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर महिलाओं पर होने वाले जुल्म पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। अब बीजेपी के नेताओं को फिर मौका मिलेगा। वो फिर से कहेंगे कि राहुल महिलाओं के मुद्दों पर सियासत का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन राजस्थान के मामले में वो कुछ नहीं बोले। राजस्थान जाकर भी उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। उत्तराखंड से एक बार फिर चिंता में डालने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां एक बार फिर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। हल्द्वानी में 3 घंटे की तेज बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। पूरे शहर में पानी भर गया है। कई मोहल्ले आइलैंड जैसे बन गए हैं। घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। हल्द्वानी में आमतौर पर ऐसे हालात नहीं होते, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में इतनी बारिश हुई कि सड़कें नदी में तब्दील हो गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई। हल्द्वानी के कई इलाकों में बारिश के बाद पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि आधा दर्जन मकान धराशायी हो गए। हालात ये हो गए कि प्रशासन ने 250 घरों को खाली कराया। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। हल्द्वानी के गौला बैराज का जलस्तर 55,000 क्यूसेक मीटर तक पहुंच गया है। बैराज के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। एहतियातन गौला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बैराज के गेट खोलने से गौला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, इसलिए आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। पहाड़ से ली गई बाढ़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हल्द्वानी के तमाम मोहल्लों में हालात बिगड़े हुए हैं। आगे और खतरा है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में जबरदस्त बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लो लाइन एरिया में रहने वालों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात को रिव्यू किया। प्रशासन को बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। पुष्कर धामी ने इमरजेंसी को देखते हुए अफसरों को राशन और दवाइयों का स्टॉक तैयार रखने का आदेश दिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी बाढ़ प्रभावित जिलों में लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा भी है। इससे लोगों को सावधान रहने और एहतियात बरतने को कहा गया है। बिहार के कुछ इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हुई है। पूर्णिया में बारिश के बाद मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। ऑपरेशन थिएटर, लेडीज वार्ड और नर्सिंग रूम में भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। इमरजेंसी वार्ड में भी बारिश का पानी घुस आया है। इसमें मरीजों और उनके तीमारदारों की टेंशन काफी बढ़ गई है। गंभीर मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। हॉस्पिटल के वैक्सीन सेंटर में पानी भरने से लाखों रुपए की वैक्सीन खराब हो गई। ये वो वैक्सीन है जिन्हें 4 जिलों में वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाना था। इसका असर बिहार सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पड़ेगा। हॉस्पिटल के बाहर तो मंजर और भी खराब है। गेट के पास इतना ज्यादा पानी भर गया जैसे कोई तालाब हो। कई जगह एम्बुलेंस और व्हीकल्स
बाढ़ के पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। पूर्णिया में भले ही बाढ़ जैसे हालात हों, लेकिन बिहार के लिए बारिश अच्छी खबर है, क्योंकि अब तक बिहार के ज्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।